किरचॉफ्स करंट लॉ। सच बताऊं तो किरचॉफ्स करंट लॉ बहुत ही ज्यादा इजी है, इंस्टेड आपको ये पता ही होगा। पहली बात, जंक्शन किसको बोलते हैं? जहां दो से ज्यादा वायर्स मिलते हो ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। जहां दो वायर्स मिलते हो ऐसे पॉइंट को जंक्शन नहीं बोलेंगे। दो से ज्यादा वायर्स जहां मिलते हैं उसको जंक्शन बोलेंगे। तो ये बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब ये जो जंक्शन है ना, ये करंट कभी स्टोर नहीं कर सकता। मतलब इसके अंदर जितनी करंट आती है ये सारी की सारी बाहर दे देता है। अगर 10 एम्पियर अंदर आएगी तो बाहर 10 एम्पियर दे देगा, अगर 15 एम्पियर अंदर आएगी तो 15 एम्पियर बाहर दे देगा। सो जितनी भी करंट अंदर आती है उतनी सारी की सारी करंट बाहर चली जाती है। तो अगर हम टोटल करंट मेजर करें, सो टोटल करंट या नेट करंट एट जंक्शन इज जीरो। तो वही लिखा है द नेट करंट एट जंक्शन इज जीरो। यहाँ ये एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख सकते हो अंदर I1 करंट आ रही है, I2 करंट अंदर आ रही है और I5 अंदर करंट आ रही है, और बाहर कौन सी जा रही है? I4 एंड I3। तो आप ऐसा लिखोगे, अंदर आने वाली करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाली करंट, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। आप ऐसा लिख दो, या इसको ये साइड लेके आ जाओ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टू जीरो। तो काफी बार ऐसा भी बोलते हैं कि इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव एंड दिस इज इक्वल्स टू, यानी फिर अगर आप दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। दोनों में से कोई भी चीज बोलो, एक ही बात है। उसके बाद ये जो मेथड है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड है? चार्ज पे। मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, ये उस पे बेस्ड है। और इस पे आपको कभी कभार क्वेश्चन मिल जाता है, और यानी इन केस अगर कोई इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया तो ये भी उसमें आ सकता है। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बताता है? अगर हम एक क्लोज्ड लूप में है तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जितना भी ईएमएफ होगा, उन सब का सम विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो दैट इज समीशन ऑफ ई प्लस समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, वो मैं आपको समझाती हूँ। बेटा देखो, पहले मैं क्लोज लूप ले रही हूँ, याद रखना, ए बी सी डी ए। जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपको सबसे पहले कौन मिला? एक बैटरी। तो बैटरी की दूसरी डंडी आपको देखनी है। तो आपको पता है बैटरी की बड़ी डंडी पॉजिटिव, दूसरी डंडी नेगेटिव। अच्छा, एक और चीज बेटा, पहले यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। हमारी करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि E1 चाहती है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो एंड E2 चाहती है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो, लेकिन करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो अब हम A से B जा रहे हैं, तो जो दूसरी डंडी है उसको देखना है। तो दूसरी डंडी कैसी है? छोटी, तो आपको लिखना है नेगेटिव, माइनस E1। समझ में आए बैटरी को कैसे डील करना है? उसके बाद आगे गए, हमको रेजिस्टेंस मिला B से C। अब करंट जा रही है C से B, ऐसे जा रही है ना करंट, और हम जा रहे हैं B टू C, तो हमारा और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ऑपोजिट होगा तो प्लस लेना है, प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो लेट द करंट बी I इंटू रेजिस्टेंस इज R2। उसके बाद हम C से D गए। जब हम C से D जा रहे हैं तो दूसरी डंडी देखनी है। दूसरी डंडी आपकी पॉजिटिव है, बड़ी डंडी है, तो इसलिए प्लस E2। फिर आप D से A जा रहे हो तो अपना और करंट का डायरेक्शन वापस ऑपोजिट, सो प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 0। बस, तो क्या एक चीज समझी कि अगर हम बैटरी को देखेंगे तो बैटरी में हमेशा दूसरी डंडी देखनी है। दूसरी डंडी छोटी तो नेगेटिव, दूसरी डंडी बड़ी तो पॉजिटिव। जब भी रेजिस्टेंस आए, हमारा और रेजिस्टेंस में जो करंट है उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो पॉजिटिव। देखो, इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, A B C B A। अब आप A से D, D से C से B और B से A जा रहे हो। अब जब आप A से D जा रहे हो तब अपना और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I इंटू R1। जब D से C जा रहे हो तो दूसरी डंडी छोटी है, माइनस E2। C से B जा रहे हो, अपना और करंट का डायरेक्शन सेम है, माइनस I इंटू R2। और B से A जा रहे हो तो दूसरी डंडी बड़ी है, सो प्लस E1 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमको दो, मैंने आपको बताया दोनों से कोई भी चीज बोलो एक ही चीज है, बट आपको याद रखना है कि जहां से आप शुरू करोगे वहीं खत्म करना है लूप में। और बैटरी के केस में मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस के केस में भी जरा ध्यान से इसको करना। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप काफी सारे सम्स इसकी मदद से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन नेटवर्क और व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी इसके दो नाम है, व्हीटस्टोन नेटवर्क या तो फिर आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं। यहाँ टोटल 5 रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे, या तो आपको कभी ऐसा दिखाई देगा 4 रेजिस्टेंस और एक गैल्वेनोमीटर, तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर ओवर 5 रेजिस्टेंस। कभी कभी कोई केस में 5 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, बट 90% ऑफ द केसेस में जब भी आपको 5 रेजिस्टेंस एक बार में दिखे तब ट्राई करना कि कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो ना हो, और उसी के अलग अलग केसेस भी मैंने आपको बताया ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, देखा? ओके बेटा, अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, R1 यहाँ, R2 यहाँ, R3 यहाँ, R4 यहाँ, और यहाँ पे एक और R5, या तो गैल्वेनोमीटर होगा या ये रेजिस्टेंस R5 होगा। दो एंड्स के बीच में हमने एक बैटरी लगाई है जिसका वोल्टेज V है, और इन दोनों एंड्स के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, या तो फिर आप बोल सकते हो एक और रेजिस्टेंस लगाया है। सो नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज नाइदर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन नाइदर अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो बेटा इसमें 2 टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक होता है बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क और एक होता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो सबसे पहले हम बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क की बात करेंगे, उसके बाद इसके बाद वाले सेक्शन में मैं आपको अनबैलेंस के साथ कैसे डील करना है वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क। ओके, बैलेंस वाला है। अब बैलेंस किसको बोलते हैं मिस? क्यों आप बैलेंस बैलेंस बार बार बोल रहे हो बेटा? बेटा बैलेंस में क्या होता है ना, ये जो B और D है इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। द पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। मतलब अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर सेम हो गया, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, देन द करंट विल नॉट फ्लो। मतलब इस ब्रांच से, ये जो बीच वाली जो रेड वाली ब्रांच है, यहां से हमारी करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आया? कभी होगा ये जब B और D का पोटेंशियल सेम होगा, तब इस ब्रांच से, ये जो रेड वाली ब्रांच है, इससे करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर हुआ? बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क में हमेशा VB और VD बराबर होंगे, बीच वाली से करंट फ्लो नहीं होगा। या आप ऐसे बोल दोगे अगर बीच वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। A इज इक्वल टू B या B इज इक्वल टू A, एक ही बात होती है ना। अगर अपन ऐसा बोले जैसे X और Y इक्वल है तो Y और X भी तो इक्वल है। वैसे अगर B और D का पोटेंशियल सेम है तो करंट बीच वाली ब्रांच से फ्लो नहीं होगी। यहां से जो करंट फ्लो होती है ना उसको अपन IG बोल रहे हैं, अगर फ्लो होती तो, लेकिन इस केस में तो फ्लो नहीं होगी। तो द करंट थ्रू दिस ब्रांच, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं ना बेटा, इसको यहाँ पे IG लिखा है, या तो आप I बोल दो। सो दिस ब्रांच इज 0, या तो आप ऐसा बोल दो इफ द करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 0 देन द पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अपन ऐसा बोलेंगे R1 by R2 is R3 by R4, R1 by R2 is R3 by R4। या आप ऐसा भी बोल सकते हो R1 by R3 is R2 by R4। रीअरेंज करके आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, R1 by R3 is R2 by R4। तब ही ऐसा होगा अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क है तो। अब मिस अगर इसमें आपको नेट रेजिस्टेंस पूछा तो कैसे निकालोगे बेटा? बहुत ही सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे ये है ही नहीं ना, तो इसको बुखार दो, मतलब ये सर्किट से ही निकाल दो। अभी आप देख सकते हो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, और फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो R1 प्लस R2 ऐड कर दो एंड R3 प्लस R4 ऐड कर दो, ये दोनों सीरीज में हो गए। फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको पैरेलल में सॉल्व करो, यू विल गेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क। R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और फिर ये दोनों पैरेलल में। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब उसके बाद नेक्स्ट
अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4, अगर ऐसा हुआ तो नेट रेजिस्टेंस, जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लीजिए तेरा 4 है, ये तेरा 4 है, ये भी तेरा 4 है, ये भी तेरा 4 है, सब 4 है, तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा सीरीज में 8, और ये 4 + 4 सीरीज में कितना हो जाएगा 8, और ये 8 और 8। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, कभी भी दो रेजिस्टेंस अगर सेम हो, मतलब वैल्यू उनकी सेम है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सो द नेट रेजिस्टेंस और द पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ। मतलब ये 8 है, ये 8 है, तो इनका जो पैरेलल का आंसर आएगा वो 4 आएगा। क्या मतलब कि ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये इस तरह से कनेक्टेड अगर है तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी 4 ही आएगा। वही मैंने लिखा है, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, तो जो R नेट है वो R है और उसको R5 से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो 2R है, वो 5R है, वो 6R है, कुछ भी वैल्यू हो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं होगा। रुक जाओ, इज इक्वल टू R8, ठीक है ना बेटा, अभी सही है। R1, R2, R3, R4 इज इक्वल टू R, तो रिजल्टेंट भी R ही आएगा और उसको R5 से कुछ भी लेना देना नहीं। उसके बाद सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम इफ आर्म्स रेशियो इज 1, मतलब R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, जब ये 1 होगा, या R1/R3 इज इक्वल्स टू R2/R4 जब ये 1 होगा, ऐसा बोल दो, तब हम बोलेंगे दैट द सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम। ये डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ गया तो आप बस इतना याद रखना कि अगर ये सारे रेजिस्टेंस सेम हो, या R1 इज इक्वल्स टू R2 या R3 इज इक्वल्स टू R4 ऐसा हो, तब हमारी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी एंड दैट विल बी 1। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स बनाए हैं जो हमको दिखाई नहीं देता कि शायद ये व्हीटस्टोन है कि नहीं, इसलिए मैंने रखे हैं। सबसे पहला ऐसे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे 5 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं एंड दिस इज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। इसमें देखो मैंने इसका नाम लिखा है, ये A और B, तो यहाँ पे ये A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस अपना R1 है, उसके बाद A और D, ये अपना A और D के बीच में R3 है, उसके बाद B और D, ये B और D, ये है अपना। अगर ये बैलेंस हुआ तो यहां से इसको निकाल दोगे, इसका कुछ भी यूज नहीं होगा, या तो आप ऐसा कर दो इसको रीड्रॉ कर लिया करो, ठीक है ना। उसके बाद B और C, ये B और C के बीच में, और ये D और C और D और C के बीच में रेजिस्टेंस R4, तो इसको आप रीड्रॉ कर लो एज अ व्हीटस्टोन एंड देन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसको आप इजी करके सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे ले लो, R1/R3 इज R2/R4, ठीक है बेटा। उसके बाद ये तो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, तो दिख रहा है ऑलमोस्ट व्हीटस्टोन जैसा ही, खाली ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है और ये रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये R1, ये R3, ये R2, ये R4 और ये बीच वाला R5, अगर ये बैलेंस है तो इसको आप बीच वाले को उखाड़ सकते हो। उसके बाद ये एक दिखाई नहीं देता है, इसमें आपको क्या करना है, इसको उठा के ऐसे यहां रख लेना है, ये उठा के आपका ऐसे आ जाएगा। तो मैं अगर सर्किट रीड्रॉ करूं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये उठा के मैंने यहां ले लिया, तो ये हमारा A हो गया और ये आपका C हो गया, तो ये आपका B और D। अब ये बन गया ना बैलेंस व्हीटस्टोन, यानी व्हीटस्टोन नेटवर्क। बैलेंस है कि नहीं वो डिपेंड करेगा रेशियो पे, तो यही मैंने लिखा है, ये अपना R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4 और ये अपना R5। तो ये वाला जो है ना, ये दिस इज द, अगर ये बैलेंस होगा तो आप इसको बीच वाले को निकाल सकते हो। और ये लास्ट, ये वाला भी दिखाई नहीं देता, इसमें ना ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों का मिलके R1 होने वाला है, इसको R1 नहीं लिखना चाहिए, इन दोनों का मिलके R1 होगा और ये दोनों मिलके R4 होंगे। दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R5। ये वापस आप रीड्रॉ कर लेना, बिकॉज ये दोनों सर्किट आपको व्हीटस्टोन दिखाई नहीं देते, बट ये दोनों भी व्हीटस्टोन है। अगर ये बैलेंस हुआ तो आप इस वाले को निकाल सकते हो, इसका कुछ भी रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4 एंड द बीच वाला इज R5। समझ में आ गया आपको? ये टाइप के आपको व्हीटस्टोन मिल सकते हैं, तो आपको पहचानना है कि कौन सा व्हीटस्टोन है और उस हिसाब को आपको सॉल्व करना होगा, वरना आप इनको पैरेलल सीरीज वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। लेकिन अनबैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क शुरू करने से पहले मुझे बैलेंस की 1 या 2 कंडीशन याद आ रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल मैं बैलेंस्ड की बात करूँ। इफ इट इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द बैटरी, द बैलेंस कंडीशन रिमेन अनइफेक्टेड।
उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप V को यहाँ रखो या V को आप यहाँ लगा दो और गैल्वेनोमीटर को बाहर लगा दो, जो हमारी बैलेंस कंडीशन है वो सेम रहती है। ऐसा भी एक दो बार MCQ देखा गया है, एग्जाम्स में पूछा है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दूसरा, अगर ये जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो इस वोल्टेज की वैल्यू पे भी डिपेंड नहीं करती, 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, द बैलेंसिंग कंडीशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय V। ठीक है, ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क। अनबैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क का मतलब कि VP और VQ दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। मींस यहाँ बीच वाली ब्रांच से भी करंट फ्लो होगी। अब करंट P से Q जाएगी कि Q से P जाएगी? आपको अगर ऐसा पूछा तो आप कैसे करोगे? R1/R2 इज ग्रेटर देन R3/R4, मतलब R1/R2 ऊपर का जो रेशियो है वो नीचे के रेशियो से ज्यादा है, तो ऑपोजिट वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब VQ इज ग्रेटर देन VP। अगर R3/R4 का जो रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन R1/R2, देन VP इज ग्रेटर देन VQ। मतलब जिस साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो ज्यादा है वो साइड का पोटेंशियल कम होगा। तो वही लिखा है, if R1/R2 is greater than R3/R4, तो VQ is greater than VP, and if R3/R4 is greater than R1/R2, then VP is greater than VQ। समझ में आया? ओके, अब इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये पहले क्लियर हो गया किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम? जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है करंट वहां से फ्लो होगी। जैसे इस केस में VQ is greater, then current will flow from Q to P. In this case, since P is greater than Q, then the current will flow from P to Q. Okay? अभी सपोज आपको ऐसा बोला गया कि यहाँ पे हमने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाया है, आइडियल वर्ड मेंशन किया, दिस इज आइडियल वोल्ट मीटर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा और आपको P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है। समझ में आया? दिस इज अ आइडियल वोल्ट मीटर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, तो आप बेसिकली इसको उड़ा दो बेटा। आपको पूछा जाता है वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, तो आप इसको सर्किट से निकाल दो। P से लेके Q तक जाओ, नॉर्मल जैसे अपन जाते हैं, जैसे अपना और करंट का डायरेक्शन मैंने KVL आपको बताया था, वही मेथड लगाना है। P से शुरू कर रहे हो तो VP, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ। सपोज हम P से शुरू कर रहे हैं ना, तो VP, और हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, हमारा और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो प्लस I1 R1, यहाँ हमारा और करंट का डायरेक्शन सेम है, माइनस I2 R3 इज इक्वल्स टू VQ, और इसको आप सॉल्व कर लो तो VP माइनस VQ हो जाएगा I2 R3 माइनस I1 R2। तो यहाँ से आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग पता चल जाएगी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सो यू कैन इजीली मेजर द वोल्ट मीटर रीडिंग। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क समझ में आया? अनबैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क में बेटा कैसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये दोनों का रेशियो बढ़ा इससे तो VQ इज ग्रेटर देन VP, अगर ये दोनों वाला रेशियो बढ़ा देन VP इज ग्रेटर देन VQ। ये पहला टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि करंट P से Q जाएगी या Q से P जाएगी, या नाम आप कुछ भी रख सकते हो, नाम में कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप A से B बोलो, B से, जो आपको नाम रखना है। उसके बाद अगर ऐसा बोला कि यहाँ पे हमने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाया तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब पूछा कि उसमें कितनी रीडिंग आएगी, तो आपको कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, व्हीटस्टोन नेटवर्क में बैलेंस और अनबैलेंस में इतना ही है, इसके आगे हम उसके एप्लीकेशंस और आगे की चीज पढ़ेंगे। चलिए, तब तक आप ये कॉपी करिए। यस, नाउ नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज अ एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क। जो हमने बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क में चीज सीखी उसी का हम यूज करते हुए यहाँ पे मीटर ब्रिज बनाते हैं। मीटर ब्रिज हम यूज क्यों करते हैं? मीटर ब्रिज इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको कोई वायर दे दिया और मैंने आपको उस वायर का रेजिस्टेंस पूछा, तो आप उस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए मीटर ब्रिज का यूज करेंगे। अब मीटर ब्रिज, इसको मीटर ब्रिज नाम क्यों रखा गया? बिकॉज यहां हम जो वायर यूज करते हैं, दिस पिंक वन इज अ रेजिस्टेंस वायर। ये तो सिर्फ कॉपर प्लेट्स है या मेटल प्लेट्स। उसके बाद दीज आर अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। दिस इज अ मीटर स्केल, दिस इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस वायर।
तो ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस RW हम ले लेते हैं, इसकी लेंथ L ले लेते हैं। तो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा, वे सिग्मा इज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का इतना रेजिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। दिस इज एन एक्सटर्नल बैटरी, दिस इज अ प्लग की एंड दिस इज अ रियोस्टैट। अब मैंने यहाँ नाम लिखा है ABCD। बेटा यहाँ करते क्या है, हम ये जो जॉकी है, ये जॉकी है जिधर गैल्वेनोमीटर करना किया है, इस जॉकी के एक एंड को हम इस वायर पे टच करते हैं, टैप करते जाते हैं। ऐसे स्लाइड नहीं करना है, आपको ऐसे टैप करते हुए लेके जाना है। तो हमने इसको यहाँ टैप किया, तो हमने देखा यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने D नाम दिया। यहाँ से हमने देखा करंट फ्लो हो रही है, B से D भी जा सकती है, D से B भी जा सकती है। जैसे अनबैलेंस मैंने कैसे बताया था आपको रेजिस्टेंस, जैसे ये आपका R1 ले लो, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो ये रेजिस्टेंसेस है, तो डिपेंड करता है कि किसका रेजिस्टेंस का रेशियो ज्यादा है, वो साइड से करंट फ्लो नहीं होती है। तो यह करंट माइट फ्लो फ्रॉम B टू D और द करंट माइट फ्लो फ्रॉम D टू B। ठीक है, तो अगर ये करंट फ्लो हो रही है मींस दिस इज नॉट बैलेंस, तो हम इसको बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस जॉकी को ऐसे अलग 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 पोजीशंस पे टैप करते रहेंगे। कब तक हम टैप करेंगे, जब तक इस ब्रांच से करंट जीरो ना हो जाए। मिस इस ब्रांच में करंट जीरो कब होगा, जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। मतलब जब ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन स्टेडी हो गया, मतलब ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, जब ये जीरो बता रहा है मींस इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब अब ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बन गया। तो अगर ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बन गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ X by R is resistance of wire AD upon resistance of wire DC। मतलब X by R, that is R1 by R2 is equals to R3 by R4, where R3 is the resistance of wire AD and this is resistance of wire DC। देखो अब वही सेटअप है ना, 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस और ये बीच में गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल वही सेटअप है। अब बेटा RAD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो X by R इस रेजिस्टेंस RAD इज सिग्मा। अच्छा एक काम करते हैं, इस लेंथ को मैं कुछ नाम दे रही हूं, लेट दिस बी LX एंड दिस बी LR। सो सिग्मा इंटू LX अपॉन सिग्मा इंटू LR, मतलब यूनिट सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है वो सिग्मा बताता है। अभी 10 है, 20 है, 30 है, कितना सेंटीमीटर है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस सेक्शन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब बेटा सिग्मा सिग्मा कट गए तो हमको क्या मिला, X by R is LX by LR। अब आपको पता है LX plus LR is 100 सेंटीमीटर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं X by R is LX by LR की जगह 100 minus LX। So X by R is LX by 100 minus LX। So this is a important formula जो आप यूज करने वाले हो। इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है, आपको इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इसको आगे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब बेटा इसी में ना एक और होता है, दैट इज केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड का सेटअप आपको काफी हद तक सेम ही दिखाई देगा, खाली थोड़ा सा फर्क होता है। वो हम यूज करते हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसमें हम क्या करते हैं, यहां हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं करते, ये हमारी ऐसे डायरेक्ट होती है और यहां हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर यहां हो गया। अब हम इसमें कैसे करते हैं, केल्विन मेथड की बात कर रही हूँ, मीटर ब्रिज की बात नहीं कर रही हूँ। पहले हम इस जॉकी को हवे में रखते हैं, पहले हम इस जॉकी को हवे में रखते हैं और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया उसको नोट कर लेते हैं। हमने जॉकी को हवे में रखा, अगर आप जॉकी को हवे में रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इस ब्रांच से करंट फ्लो ही नहीं हो रही, बिकॉज इस सर्किट इनकम्प्लीट है, ऐसे हवे में रखा है। सो द करंट विल फ्लो थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट बट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस पार्ट। तो वो टाइम पे गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन है वो हमने नोट कर लिया। अब हम
क्या करेंगे, अब हम इस गैल्वेनोमीटर अभी हम इस जॉकी को डिफरेंट पोजीशंस पे ऑन द वायर टैप करेंगे। कब तक टैप करेंगे, तब तक टैप करेंगे जब तक इस गैल्वेनोमीटर में जो पहले डिफ्लेक्शन था वो नहीं आ जाता। पहले क्या किया हमने, जॉकी को हवा में रखा तो गैल्वेनोमीटर बाकी सर्किट से तो करंट फ्लो हुई, तो गैल्वेनोमीटर कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को अलग अलग जगह पे टैप करेंगे और तब तक टैप करते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर में जो पहले डिफ्लेक्शन था, जब वो हवा में था, वो डिफ्लेक्शन नहीं आ जाता, तब तक हम इसको टैप करेंगे। बस वो डिफ्लेक्शन हम क्यों लाना चाहते हैं, बिकॉज जब वो डिफ्लेक्शन आएगा इसका मतलब कि ये ब्रांच से करंट फ्लो नहीं हो रही है। बिकॉज यहाँ पे जब हवा में रखा था तो ये ब्रांच से करंट नहीं फ्लो होती, बाकी सब सर्किट से फ्लो हो रही थी। हम इसको तब तक टैप करेंगे, जैसे हमने टैप किया गैल्वेनोमीटर में पहले वाला डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब ये बैलेंस बन गया, मतलब अब ये ब्रांच से करंट फ्लो नहीं हो रही है और फिर ये बैलेंस बन गया। फिर अपन इसको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला में कुछ खास फर्क नहीं आएगा, एक्स की जगह आप जी लिख दो, लेकिन थोड़ा सा मीटर ब्रिज और केल्विन्स मेथड में इतना हल्का सा डिफरेंस है। मीटर ब्रिज जो है उसको नल डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं और केल्विन्स मेथड को इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं। ओके, मीटर ब्रिज को नल डिफ्लेक्शन मेथड एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। दूसरी चीज है, ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, मतलब थ्रू आउट इसके क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। इस सेटअप को थोड़ा हम बार बार क्लीन भी करते हैं ताकि जंग लग जाते हैं, नेल्स लगे होते हैं ना बेटा, तो कहीं से कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड ना हो जाए। सो वी मेक श्योर दिस इज अ क्लीन सेटअप एंड द वायर इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वायर है तभी इसका रेजिस्टेंस हर जगह सेम आएगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस में फर्क आ सकता है। तो अभी मैंने आपको मीटर ब्रिज और केल्विन्स मेथड दोनों बता दिए हैं। दोनों के सेटअप में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा। खाली x की जगह आप चाहो तो g लिख सकते हो, यहाँ आपको x ढूंढना है, वहां आपको g ढूंढना है। समझ गए आप? चलिए डायग्राम कॉपी कर लीजिए और ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। इसमें ये याद रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं, ये सिग्मा कंडक्टिविटी वाला नहीं है। मुझे पता है एक ही सिंबल हम बहुत जगह यूज करते हैं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए मैंने आपको बोला बी अ लिटिल केयरफुल। दिस इज नॉट अ कंडक्टिविटी, दिस इज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ। ओके, चलिए कॉपी करिए। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जैसे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यहाँ दो पोल्स हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर अपन ने वायर वाउंड किया है, तो ये हमारा सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने वायर वाउंड किया है। दिस इज अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर एंड दिस इज अ हेयर हेलिकल स्प्रिंग। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये कुछ ऐसे शेप के होते हैं और ये हमारा सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने वायर वाउंड किया है। नॉर्थ और साउथ पोल को हमने कॉनकेव शेप में रखा है। इसको कॉनकेव शेप में इसके लिए रखा है ताकि यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब बेटा क्या होता है, जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होती है, अब ये एक करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पे टॉर्क लगता है जिसकी वजह से ऐसे ट्विस्ट होता है। तो बेटा देखना यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 और आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है, इट इज बीना साइन थीटा। तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा जिसकी वजह से वापस ऐसे टर्न होगा। अब जैसे ही ये टर्न हुआ, अभी इस मैग्नेटिक फील्ड को देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वापस अपना एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब जैसे हमारा ये जो कॉइल है ऐसे टर्न होता है, हर बार जो एंगल B और A के बीच में है वो आपका 90 ही रहता है, वो एंगल चेंज नहीं होता। तो इसकी वजह से जो टॉर्क है वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा BINA। मतलब एट एनी टाइम द टॉर्क ऑन दिस कॉइल इज बीना। इस टॉर्क की वजह से ये ऐसे ट्विस्ट होता है, मींस इट रोटेट्स बाय सर्टेन एंगल, लेट दिस एंगल बी थीटा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये ऐसे घूम रहा है तो ये वायर से ऑब्वियसली बंधा हुआ है, तो वो जो वायर है वो भी ट्विस्ट होगा। अब वायर ट्विस्ट होगा तो वायर वापस एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाने की कोशिश करेगा। सो एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला BINA एंड रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है C थीटा। सो दिस बोथ आर इक्वल, सो करंट
is C theta by BNA, that is current is directly proportional to theta. ओके, तो यहां से ये हमको एक करंट का फॉर्मूला मिला। उसके बाद यहां सेंसिटिविटी की बात की जाती है। सेंसिटिविटी मतलब अगर छोटी से छोटी करंट भी फ्लो हो रही है तो ये मेजर करके बताना चाहिए। मींस द एंगल शुड बी लार्ज एंड द करंट शुड बी स्मॉल। सो सेंसिटिविटी इज थीटा बाय आई, that is BNA by C. So sensitivity can be increased by increasing B, increasing N, increasing A and decreasing C. Now last is voltage sensitivity, that is theta by V. V is nothing but IR. So that is theta by I हो गया sensitivity SI by R, which is BNA by R into C. समझ में आ गया? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं गई ताकि हमारा टाइम बच सके, और जैसे रिवीजन है, जो जो रिक्वायर्ड चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है बेटा? जो थीटा है, जो एंगल है बी और ए के बीच का, हमको हमेशा उसको 90 डिग्री रखना है, जिसकी वजह से हमने इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां रखी है। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर वोल्ट मीटर ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां बच्चे लिटरली अपना सर पकड़ लेते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हम ये यूज करें, क्या गलती है, क्यों आइडियल बोलते हैं, क्या वो समझ नहीं आता। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कराना चाहती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खाली मैं फॉर्मूलाज मगअप नहीं कराना चाहती, बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, पहली बात हम एमीटर यूज क्यों करते हैं। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। ठीक है, ओके। तो जैसे ये एक सर्किट है, इसमें हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता है तो आप तुरंत बोल दोगे मिस करंट इज 10/2, दैट इज यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अभी यही चीज आपको मेजर करनी, सपोज आपको ये वैल्यू नहीं पता या ये वैल्यू नहीं पता, तो आपको यही वैल्यू मेजर करनी है। तो ये मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, बट एमीटर इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट। ये मैंने आपको बता दिया है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करने के यूज आती है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी सी करंट मेजर कर सकती है। मींस इट इज अ लिटिल सेंसिटिव डिवाइस। तो सपोज मैंने यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मान लो इस गैल्वेनोमीटर का 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो हमने पहली बात तो जिस ब्रांच में करंट मेजर करनी है, ऑब्वियसली बात है आप गैल्वेनोमीटर को उस ब्रांच में लगाओगे। अब उस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 से 3 हो गया। मतलब हमने गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया था? टू मेजर द करंट, बट इसने क्या किया? इसने तो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस ही बढ़ा दिया। तो अभी हमारी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/3। मतलब अरे भाई, इसको तो हमने लगाया करंट को मेजर करने और इसने तो उसी की वैल्यू को कम कर दिया। मतलब ये तो काम नहीं करने वाला है। मतलब पहला प्रॉब्लम ये क्या क्रिएट करता है? दिस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी इसमें कि जब ये इतनी हाई करंट इससे फ्लो हो जाएगी तो ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है, तो ये गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि पहला कि हमने जिसको मेजर करने के लिए लगाया है उसी की वैल्यू को कम कर देता है, करंट को ही कम कर देता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये खुद जल जाता है। तो यहां हम क्या करते हैं? यहां हम इसके अक्रॉस एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, जिसको हम शंट बोलते हैं। बच्चे बार बार ये भूलते हैं। सो व्हाट इज शंट? शंट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हमने शंट लगाया। मिस इसके लगाने से क्या हुआ बेटा? ये जो शंट का रेजिस्टेंस है ना, ये इसके रेजिस्टेंस से कई गुना कम है। जैसे हो सकता है इसका रेजिस्टेंस 0.001 ओम, इतना कम है। और आपको पता है जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आती है। मतलब अगर आप इन दोनों का आरपी निकालोगे, नेट रेजिस्टेंस ऑफ एस एंड जी, तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। मतलब इसके लगाने से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बेटा? सुन, पहले फिलहाल सुनो, ध्यान से सुनना।
जी के लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, तो हमारे करंट की वैल्यू कम हो जाती थी। लेकिन जैसे हमने इसको लगा दिया, ये जो पूरी आरपी की वैल्यू ये बहुत छोटी हो गई, तो सर्किट में इसके लगाने से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इतनी हाई करंट जब इससे फ्लो होती थी ये जल जाता था। अब ये नहीं जलेगा, क्योंकि ये जब करंट यहाँ पहुंची, आई करंट यहाँ पहुंची, उसने देखा मुझे यहां जाना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, थ्रू द शंट एंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। बट शंट जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सो मेजॉरिटी ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द शंट एंड वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए शंट लगाने से हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ा, थोड़ा बहुत तो बढ़ा है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा बट बहुत कम बढ़ा है। और दूसरी चीज कि गैल्वेनोमीटर जला भी नहीं। तो अगर ये आइडियल एमीटर होता, आइडियल एमीटर की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल भी सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए था, मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए था। फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज 0। आइडियल एमीटर, हाँ, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, अब मैं यही यहाँ ड्रॉ करी बेटा, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा शंट है, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ से जो करंट जाती है, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आईजी, उससे ज्यादा फ्लो हुई तो ये जल जाएगा। ठीक है, द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज आई, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो हो जाएगी आई माइनस आई जी। सो द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आई जी, द टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज I and the current through the shunt is I minus IG। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो लगाते हैं। कहाँ हवे में जा रहे भैया, ऐसा ऊपर से कहाँ चला गया रे? हाँ, तो नीचे आ जा बेटा, अब सही लग रहा है डायग्राम। हाँ ठीक है, अब देख बेटा, तेरे को पता है अभी भी थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, चलेगा, एडजस्ट कर लो बेटा। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में मैंने तुम लोग को आईजी का फॉर्मूला सिखाया है ना बेटा। आईजी कैसे निकालोगे, सामने वाले का रेजिस्टेंस, सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट आई। समझा? या तो आपको आई माइनस आई जी निकालना है, तो आई माइनस आई जी इस सामने वाले का रेजिस्टेंस मतलब जी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो इस तरह से आप IG या I माइनस IG निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको S की वैल्यू पूछी, तो S की वैल्यू देखना, मैं यहां से निकाल रही हूं बेटा। S के लिए काम करें, ये मत यूज कर, रुक जाओ, इससे अच्छा पैरेलल में लगे है ना, तो वह यूज कर ले। पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब I माइनस आई जी करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच is equals to current into resistance of the lower branch। तो ये हो गया I into S is equals to IG, कॉमन निकल गया, G plus S, तो G plus S आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाला ही हो गया, चलेगा, कोई बात नहीं, अपन को तो S निकालना था ना। रीअरेंज करो, नहीं इतना आया ना, S को इधर ही रहना, तो सिर्फ ऐसे लिख दो IG by I माइनस आई जी इंटू आ गया। तो ये हमारे S की वैल्यू आ गई, खाली पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल, सो S इज इक्वल टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक रेशियो डिफाइन होता है जिसको N बोलते हैं, एंड दिस N इज I बाय आई जी। तो यहां से अगर मैं I बाय आई जी की वैल्यू निकालूं, तो मुझे N की वैल्यू आ रही है I by IG is S plus G by S and this is called as N। ओके, उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं अपन बेटा, I by IG याद रखें, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, N into S minus S is G, so G is N minus 1 और यहाँ बाहर S के लिए एक और फॉर्मूला। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज हैं एमीटर के जो आपको यूज करने हैं। तो पहले आपको समझ में आया कि हम गैल्वेनोमीटर को क्यों खाली यूज नहीं करते हाई करंट मेजर करने के लिए,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एमीटर इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसमें हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, जिसको हम शंट बोलते हैं। इसके लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, होता है बट बहुत ही कम, इग्नोरेबल। दूसरी चीज, ये जला भी नहीं गैल्वेनोमीटर, और आप चाहो तो इसको आईजी की वैल्यूज की रेंज बोलते हैं। रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ शंट। What is IG? It is the maximum current through the galvanometer, and what is I? It is the total current through the circuit. तो पहला ये दोनों जो फॉर्मूला लगाए, कौन सा यूज किया बेटा, सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। इससे हमने IG और I माइनस IG निकाला। दूसरा S निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस ब्रांच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस ब्रांच। उसके बाद ये N इज I बाय IG, और ये थोड़ा सा रीअरेंज करके आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूलास को 3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करना तो आपको आ जाएगा। और एक और चीज जो मैंने बोला, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, बट प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज एन आइडियल केस। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दिया होगा इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर, सॉरी आइडियल एमीटर, तो आप कंसिडर करोगे कि उसका रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो अभी आपको एमीटर समझ गया। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं वोल्ट मीटर, तब तक आप ये कॉपी करिए। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे एमीटर इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसी तरह से वोल्ट मीटर इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब वोल्ट मीटर हम क्या करते हैं बेटा, देखना, यहाँ पे हमारा वोल्टेज 15 है, यहाँ रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है। तो हमको पता है यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी, 15/3 मतलब 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट होगा। वही मेजर करने के लिए हमने क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया इन पैरेलल। जिस ब्रांच में, यानी जहां पे भी, जिस पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वहां हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर लगाने से क्या प्रॉब्लम हुई, ध्यान से सुनना। यहाँ कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, 5 एम्पियर। तो यहाँ 5 एम्पियर जैसे हमने लगाया, अब क्या हुआ बेटा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो जो पहले करंट सारी की सारी 2 ओम से जा रही थी, अब कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से जाने लगी। अब गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से जो करंट है वो कम हो जाएगी, मतलब इस पोटेंशियल की वैल्यू ही कम हो गई। मतलब हमने गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया था यहाँ पे, टू मेजर द वोल्टेज, लेकिन इसको लगाने से हमारी करंट थोड़ी यहाँ से जाने लग गई, तो जिसकी वजह से यहाँ वाली करंट, इस ब्रांच से जो करंट जाती है वो कम हो गई। तो पहला प्रॉब्लम, उसने जिसको हम लोग को वोल्टेज मेजर करना था, इसने उस वोल्टेज को ही कम कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम, करंट जब यहाँ से जाएगी और अगर हाई करंट यहाँ से गई तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि यहाँ ऊपर वाली ब्रांच से करंट जानी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर ऊपर वाली ब्रांच से करंट जानी नहीं चाहिए, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। इसके लिए अपन एक बहुत हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। In emitter, a very small resistance in parallel, and in voltmeter, a very high resistance in series. तो ऐसा करने से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो यहाँ से करंट जाना अवॉइड करेगी, और मेजॉरिटी ऑफ द करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस रीजन। तो पहली चीज, जो करंट कम हो रही थी वो बच गई, मतलब जो पोटेंशियल कम हो रहा था, करंट कम होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो बट अब वो नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम, गैल्वेनोमीटर जल जाता था, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस रीड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हमने लगाया है। दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इस दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल V ये ढूंढना है। सो द पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, इसको हम VG नाम दे रहे हैं, एंड दिस पोटेंशियल इज VRS। यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, उसको हमने IG नाम दिया। मतलब I करंट आएगी तो यहाँ से IG जाएगी, मतलब ये बहुत ही कम करंट होगी, और बाकी की करंट यहाँ जाएगी। तो कम करंट जाएगी तो हमारा गैल्वेनोमीटर भी जलेगा नहीं, तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बेटा अभी अपन क्या लिखेंगे, वोल्टेज V जिसको हमको मेजर करना था इज IG G प्लस RS, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस।
सो V by IG माइनस G इज RS। तो ये पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा V by VG, तो यहां हम N बोलते हैं। जैसे वहां पे अपन I by IG को N बोलते थे, यहाँ V by VG को हम N बोलते हैं। तो V की जगह मैं N इंटू VG डाल दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा N VG अपॉन IG माइनस G इज RS। बट V by I, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर अपॉन करंट अपॉन गैल्वेनोमीटर, कैन बी रिटन एज रेजिस्टेंस। तो ये हो गया N G माइनस G इज RS। सो G कॉमन निकाल लिया, N माइनस 1 इज RS। ये दूसरा फॉर्मूला। उसके बाद अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं N इज इक्वल्स टू RS प्लस G बाई G। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आ गए हमारे वोल्ट मीटर के। वोल्ट मीटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। सच बोलूं तो एक आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इनफाइनाइट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। सो एन आइडियल वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एन आइडियल एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, बट यानी इतनी चीज अगर आप कर लोगे तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये चीज हम एक घंटे में भी सिखा सकते हैं, बट टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना बता दिया। ठीक है, चलो कॉपी करिए। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अगेन अ वेरी कंफ्यूजिंग सेक्शन। बच्चों को ये समझ में नहीं आता, पूरा बाउंस हो जाता है, समझता नहीं हो क्या रहा है। मैं आपको यहाँ पे एकदम इजी मेथड में एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाए। तो पहले हम इसका यूज करते हैं टू फाइंड द EMF। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ बेटा। मान लो आपके पास ये एक बैटरी है, इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट। आपको ये 9 वोल्ट पता नहीं है, सपोज जैसे इसका EMF E है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। चलो इसका EMF E है, 9 वोल्ट भूल जाओ, E है। अब मुझे इसका EMF मेजर करना है, तो मैंने यहाँ पे एक दूसरी बैटरी लगाई इस तरह से, एंड इसकी वैल्यू है सपोज 4 वोल्ट। अब मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसका क्या मतलब है, देखो ये वाली बैटरी चाहती है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो, और ये 4 वोल्ट वाली बैटरी चाहती है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो। अब करंट किसका सुनेगी? ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि E जो है वो 4 से ज्यादा होगा, तभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मैंने इसको फिर चेंज करके 15 वोल्ट कर दिया, तो मैंने देखा अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू 15 से कम होगी। फिर मैंने इसको 12 वोल्ट किया, अब भी मैंने देखा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू 12 से भी कम है। फिर मैंने इसको 8 वोल्ट करके देखा, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 से ज्यादा है। फिर मैंने इसको 10 वोल्ट करके देखा, अब मैंने देखा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू 10 से कम है। अब मैंने 9 वोल्ट कर दिया, तो मैंने देखा यहाँ करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, मतलब इसका जो EMF है वो 9 वोल्ट के बराबर होगा। क्योंकि लगे तभी ये 9 वोल्ट है और ये 9 वोल्ट है। अब करंट बेचारी किसका सुने? ये भी 9 वोल्ट, ये भी 9 वोल्ट, तो करंट किसी का भी नहीं सुनती और करंट सर्किट में फ्लो ही नहीं होती। या आप ऐसा बोल सकते हो इस 9 वोल्ट को इस 9 वोल्ट ने मार दिया एंड द करंट डज नॉट फ्लो। इतना समझा? लेकिन यहाँ हमको कितनी मगजमारी करनी पड़ी, आपको सिर्फ इस बैटरी का EMF निकालना था। तब आपने 1 वोल्ट लगाया, 2 वोल्ट लगाया, 4 वोल्ट लगाया, 10 वोल्ट लगाया, 15, कितने अलग अलग बैटरीज आपको लगा के देखनी पड़ी, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिला। अभी ऐसे आप कितने बार लगाओगे? अगर इसका 100 वोल्ट होता तो आप कैसे करते जाते 50 वोल्ट होता तो कैसे हम सॉल्व करते? तो इसको इजीली निकालने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। इतना समझ गया कि यूज क्या है इसका? खाली ये यूज करने में नहीं आता, ये EMF निकालने में और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में भी हमारी मदद करता है। So what is a potentiometer? It is a device which is used to measure EMF, compare EMF and find the internal resistance. तो यहाँ अब मैं आपको वो सेटअप दिखा रही हूँ। So this is a potentiometer wire.
दिस इज अ लॉन्ग वायर, 5 से 10 मीटर के बीच में होता है और इसको हम ऐसे 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 लगाते हैं बिकॉज 5 मीटर है ना, ऐसे 5 मीटर लंबा तो नहीं बना सकते, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे लगाते हैं। बट फिलहाल मैंने आपको ये नॉर्मल बता दिया। दिस इज अ लॉन्ग वायर, काफी लंबा वायर है। ओके, इसकी लेंथ ले लेती हूं मैं। सपोज 6 मीटर, 6 मीटर लंबा है, 5 से 10 के बीच में होगा ये। ओके, और यहां हमने इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है। दिस इज अ बैटरी, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये रियोस्टैट है, इस तरह से कनेक्ट किया है। तो अभी मान लेते हैं इसका जो वोल्टेज है, दिस इज सपोज 36 वोल्ट। यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है वायर का, लेट दिस बी 6 ओम, लेट दिस बी 2 ओम एंड लेट दिस बी 1। ठीक है, यहाँ इसको 36 नहीं लेके काम करती हूँ, लेट दिस बी 18। ठीक है, अब थोड़ा चल देखते हैं। आप चाहो तो जितना, मैं आगे इसको भी बताऊंगी 18 करने से 36 करने से होगा क्या, वो भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी? सो करंट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज 6 प्लस 2 प्लस 1, सो ये 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। ओके, इतना समझा? यहाँ पे हम सिग्मा डिफाइन कर रहे हैं। सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज 6/6। यहाँ पे आ रहा है 1 ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? सो पोटेंशियल इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो करंट इज 2 एंड रेजिस्टेंस इज 6, तो 12 वोल्ट आ गया। इतना आपको समझा? ओके, तो यहाँ एक और टर्म डिफाइन है जिसको हम के बोलते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। Potential gradient is potential difference between the two points divided by the length। जैसे A और B के बीच में कितना पोटेंशियल है? 12 और रेजिस्टेंस कितना है? 6, सो 2 वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर आप 1 मीटर आगे जाओगे तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 2 वोल्ट। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये देखो, ये 18 वोल्ट है, तो मैंने इसको 18 नाम दिया। यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। यहाँ ये कितना है? 18 वोल्ट। अभी मैं 1 मीटर आगे गई, 1 मीटर, तो 1 मीटर आगे गई तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? 2, मतलब ये हो गया 16 वोल्ट। फिर हम एक और मीटर आगे गए तो ये हो गया और 2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब 14 वोल्ट। फिर हम और 2 मीटर आगे गए, ये 2 और कम हो जाएगा, मतलब 12 वोल्ट। हम और 1 मीटर आगे गए, ये हो गया 10 वोल्ट। हम और 1 मीटर आगे गए, ये हो गया 16, 14, 12, 10, 8 वोल्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे फाइनली हो गया ये 6 वोल्ट। तो यहां से हम यहाँ गए तो 12 वोल्ट ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच में 6 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 2 है तो 4 ड्रॉप हो गया, मतलब 2 वोल्ट, एंड वापस यहाँ आए तो 0 वोल्ट। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर एंड दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द लेंथ। सो 12/6 आया 2 वोल्ट पर मीटर। आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे यहां से यहां बेटा ये लेंथ कितनी है? 3 मीटर की लेंथ है। इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 6 वोल्ट। और लेंथ कितनी है? 3, तो 6/3, आपको आंसर वही आएगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो आपको मिल जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन अदर वर्ड्स इट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्लियर?
समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे अगर अपन 1 मीटर आगे जाते हैं तो 2 वोल्ट कम होता है, 2 मीटर आगे जाते हैं तो 4 वोल्ट कम होता है, 3 मीटर आगे जाते हैं तो 6 वोल्ट कम होता है। इस तरह से यहाँ पे हमको पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। अब देख रहे हैं कितना इजी हो गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गया, दिस इज आवर प्राइमरी सर्किट। अब मैं सेकेंडरी सर्किट की बात कर रही हूँ। जैसे ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ आपको पता नहीं है, ये आपको ढूंढना है। लेट दिस बी E1 या E बोल दो। ये हमारी प्राइमरी बैटरी है, इसका ईएमएफ आपको पता है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूजन होते हैं बिकॉज बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे ईएमएफ होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता, लेंथ भी बहुत सारी होती है, तो दे गेट कंफ्यूज। सो प्लीज अंडरस्टैंड सारी चीजें, इसलिए मैं पूरा आपको एक एग्जांपल के साथ बता रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब ये E1 की वैल्यू आपको ढूंढनी है, आपको नहीं पता। आपने यहाँ क्या किया, आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया और एक जॉकी ली और आप उस जॉकी को अलग अलग जगह पे टैप कर रहे हो। सपोज पहले मैंने यहाँ टैप किया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ नहीं, यहाँ नहीं लेते, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों के बीच में लिया है। हाँ चलो, बीच में लिया है। तो अगर यहाँ 15 यानी ये 15 वोल्ट होगा यहाँ पे और यहाँ 18 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज हो गया, 3 वोल्ट। अभी आप क्या देख रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये चाहता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहता है करंट ऐसे फ्लो हो, बट यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इस बैटरी की जो ईएमएफ है वो 3 वोल्ट से ज्यादा है। हम लोग को इतना समझ गया। हमने बोला ठीक है, चलो 3 वोल्ट से ज्यादा है, एक काम करो, इसको उठा के आप यहां रख दो। अब हमने यहां रखा तो ये दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 18 और 10 मतलब 8 वोल्ट। अब हम देख रहे हैं करंट ऐसे फ्लो हो रही है। इसका क्या मतलब है कि 8 वोल्ट इज ग्रेटर देन E1, मतलब इसका जो ईएमएफ है वो 8 वोल्ट से कम है। ये भी हमको समझ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको यहां रखा। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो गया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस ईएमएफ के बराबर है, तभी तो करंट नहीं फ्लो हो रही। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहता है, करंट ऐसे फ्लो हो, और ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो, लेकिन ये करंट ही फ्लो नहीं हो रही, मतलब इसका जो ईएमएफ है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। सो हियर E1 is equals to the potential difference between points A and P. So E1, अब ये लेंथ कितनी है, let this length be small l, that is called as the balancing length into K. जैसे यहाँ पे ये लेंथ है 3 मीटर और हमारे K की वैल्यू है 2, so that is E1 is 6 वोल्ट। तो इस तरह से आप ईएमएफ निकाल सकते हो। यहाँ कितनी मगजमारी हो रही थी, यहाँ आपको बार बार बैटरी चेंज करनी पड़ती थी, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, और फिर आपको करना पड़ रहा था। वही चीज यहाँ हमने कितनी इजीली कर दी। सिर्फ हमने क्या किया, इस जॉकी को अलग अलग जगह पे टैप किया। सिर्फ आपने टैप किया, जैसे ही गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो होना बंद हो गया, आप रुक गए। इसका मतलब है कि इसका ईएमएफ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेम होगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो वही हमने लिखा L into K, where K is potential gradient and L is the balancing length. This is not the total length. Total length अलग है, balancing length अलग है। अब मैं इस K के आपको अलग अलग फॉर्मूलाज बता रही हूँ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। K का एक फॉर्मूला है पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे आप लिख सकते हो VAB बाय LAB, या तो फिर VAP बाय LAP, ऐसा आप लिख सकते हो। उसके बाद अब VAB is potential difference between A and B, so that is current into resistance, so इसको मैं लिख रही हूँ I into total resistance of the wire divided by L. This is important formula. उसके बाद I का फॉर्मूला क्या होता है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में है इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया RW प्लस स्मॉल r प्लस RH इंटू RW by L. This is the current and this is RW by L.
उसके बाद हम लिख सकते हैं के, आई को एज इट इज रखो, एल को एज इट इज रखो, रेजिस्टेंस की जगह आप लिख सकते हो रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए, एल एल कट गया तो ये हो गया आई रो बाई ए। उसके बाद और कुछ कर सकते हैं अपन, हाँ आर डब्ल्यू को मैं सिग्मा इंटू एल लिख सकती हूँ, तो के का एक और फॉर्मूला मैंने लिखा आई, आर डब्ल्यू की जगह सिग्मा एल बाई एल, एल एल कट गया तो आई इंटू सिग्मा। तो कितने फॉर्मूलाज मिले, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो ये के हमको अलग अलग फॉर्मूलाज मिले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल यूज, बट दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका यूज क्या है, वो आपको समझ में आ गया। अब इसमें दो चीज बाकी है, एक तो कंपेयरिंग एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले आपको ई समझ में आया, E1 कैसे निकालते हैं बैटरी का EMF। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे मैं आपको कंपेरिजन भी सिखा दूंगी, और कंपैरिजन बाय डायरेक्ट मेथड, बाय सम एंड डिफरेंस मेथड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये पहले कॉपी करिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज कंपैरिजन ऑफ EMF। यहाँ ये हमारा पोटेंशियल, येलो वाला पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, लेंथ 10 मीटर है, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड दिस EMF इज 40 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस इज 5 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 8 and the EMF is 40, so current is 40 by 8 that is 5 ampere। मतलब यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स का, या ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज 25 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, के इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 25 डिवाइडेड बाय द लेंथ। लेंथ इज 10 मीटर, तो हमको कितना मिला, 2.5 वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर आप 1 मीटर आगे जाओगे तो 2.5 वोल्टेज कम हो जाएगा, और 1 मीटर आगे जाओगे तो और 2.5 कम हो जाएगा, और 1 मीटर जाओगे तो 2.5 कम हो जाएगा। अब यहाँ सेटअप देखो, यहाँ पहले हमने इसको सर्किट से प्लग आउट रखा है, सिर्फ ऑरेंज वाला प्लग इन है, और हम इस गैल्वेनोमीटर को डिफरेंट पोजीशन पे टैप करते हैं। अब हमको इसकी बैलेंसिंग लेंथ मिली L1, तो हमने क्या लिखा, E1 इज K इंटू L1। आप चाहो तो K की वैल्यू आपको पता है, L1 पता है। सपोज ये L1 बेटा 2 मीटर है, तो आप लिखोगे 2.5 इंटू 2, तो इसका आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है वो। तो उसके बाद हम इसको प्लग आउट करेंगे और हम E2 को प्लग इन करेंगे। अब हमने इसको डिफरेंट पोजीशंस पे टैप किया। अब हमको जो EMF की वैल्यू आ रही है E2 दैट इज K इंटू L2, दिस इज द सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ। रुक जाओ मैं यहाँ बताती हूँ, लेट दिस, यहाँ पे हमने टैप किया, ये बैलेंस हो गया, एंड लेट दिस बी लेंथ L2। मान लो सपोज ये 3 मीटर है, सो दिस विल बी 3 इंटू 2.5 दैट इज 7.5 वोल्ट। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करोगे आप, E1 बाई E2 इज KL1 बाई KL2, सो दैट इज L1 बाई L2। तो यहाँ पे अपन ने दोनों EMF को कंपेयर किया बाय डायरेक्ट मेथड। कुछ नहीं किया, पहले E1 को लगाया, उसकी बैलेंसिंग लेंथ मेजर की, फिर E2 को लगाया, उसकी बैलेंसिंग लेंथ मेजर की, एंड देन वी गेट E1 बाई E2 इज L1 बाई L2। अब इसी चीज को, कंपेयरिंग को अपन एक और मेथड से करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड में क्या करते हो आप, E1 E2 को एक बार साथ में लगाते हो, सपोर्टिंग करते हुए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले हमने E1 E2 को ऐसे साथ में लगाया, ये सब सेटअप हटा दो, ये E1 E2 आपने ऐसे साथ में लगाया, ये E1 ये E2। अभी आप बैलेंसिंग लेंथ निकालते हो, फिर आप E1 E2 को अपोजिंग लगाते हो, फिर आप बैलेंसिंग लगाते हो। मतलब एक बार E1 और E2 सपोर्ट करते हैं, सो E1 प्लस E2, और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो आ जाएगा KL1, एंड व्हेन दे आर अपोजिंग ईच अदर E1 माइनस E2 इज KL2। अभी अगर अपन डिवाइड करेंगे तो आएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज L1 बाई L2। अब आप इसको ऐसे आइडियली सॉल्व नहीं करते, इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो बेटा आएगा E1 बाई E2 इज L1 प्लस L2 upon L1 minus L2. So this is again comparing EMF by sum and difference method,
एंड दिस इज कंपेयरिंग ईएमएफ बाय डायरेक्ट मेथड। तो अभी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस के दो यूज देख चुके हैं। उसमें पहला था बैटरी का ईएमएफ निकालना, दूसरा है कंपेयरिंग करना, लेकिन कंपेयरिंग में दो मेथड से, एक डायरेक्ट मेथड से और एक सम एंड डिफरेंस मेथड से। इतना क्लियर हुआ? लास्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। सच बताओ तो इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढने में आप इसके सेटअप में मत जाइए, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, उसी का यूज कर लेना। अब देखो ये थोड़ा सेटअप बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसमें काफी सारी चीजें हैं। ये है जो प्राइमरी बैटरी, उसका ईएमएफ, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रियोस्टैट, वायर का रेजिस्टेंस RW होगा, ये आपको पता है, उसकी लेंथ L है। दिस इज एन एक्सटर्नल ईएमएफ जिसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है, जिसको मैं E1 नाम दे रही हूं। उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने R' नाम दिया, और यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है E1 बाई V, इसकी वैल्यू L1 बाई L2 के बराबर आती है। से क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। सुन बेटा, पहले आपने इसको प्लग आउट किया और आपने बैलेंसिंग लेंथ निकाली, तो आपको बैलेंसिंग लेंथ L1 आई, मतलब यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रही थी, सो E1 इज इक्वल टू KL1। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ भी करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला विच इज V, और अभी बैलेंसिंग लेंथ आपको L2 मिली। तो E1 बाई V इज L1 बाई L2, और आपको R' निकालना है। R' का आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, कैपिटल R E1 बाई V माइनस 1। यहाँ E1 बाई V की जगह खाली L1 बाई L2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं बहुत ज्यादा इसके डिटेल में इसके लिए नहीं गई ताकि आपको और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता दिया है ताकि आपको समझ में आए। K निकालने का वही रेगुलर मेथड होगा, इसमें L1 बैलेंसिंग लेंथ है, जब हमने EMF E1 लगा के रखा है, जब हमने सर्किट को क्लोज किया तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, उसकी वैल्यू R है, और वो जब हमने उसको क्लोज किया तो जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो V है, और वो टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ L2 थी। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछते हैं, तो बस ये दोनों फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। Q के लिए अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगी तो जो पहले हमने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। तो अब टोटल 3 चीज हो गई, टू फाइंड द EMF, टू कंपेयर EMF बाय डायरेक्ट एंड कंपैरिजन मेथड, एंड लास्ट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आप पूरा कॉपी करें। ओके, जैसा आप लोगों ने देखा है कि हमने पोटेंशियोमीटर, उसके यूजेस देख लिया, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए जिसपे ऊपर भी MCQ आ सकते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, और वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, EMF मेजर कर सकता है, और ये उससे ज्यादा एक्यूरेट है बिकॉज ये करंट ड्रॉ नहीं करता। उसके बाद ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, बिकॉज जब तक करंट फ्लो नहीं होगी तब तक हमको पॉइंट नहीं मिलेगा, और जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो गया, मींस देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, दैट इज नल डिफ्लेक्शन, तब हमको पता चल जाएगा कि वो जो बैटरी है और हमारा जो वायर है उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट इज द वायर इज मेड अप ऑफ मैंगनीज, ताकि वो टेम्परेचर के साथ वायर के रेजिस्टेंस में कुछ चेंज ना आ सके। और उसके बाद जो EMF जो हमको मेजर करना है वो ऑब्वियस सी बात है, वायर के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लेंथ एंड बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। मतलब हम चाहते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है एकदम छोटे से छोटा वोल्टेज या EMF भी मेजर हमको करके दे, मतलब हम उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वायर की लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। So sensitivity is directly proportional to length of wire and inversely proportional to voltage of wire, that is 1 by K. K was potential gradient which is voltage upon length. This is length upon voltage which is 1 by K. तो sensitivity बढ़ेगी कैसे बेटा, length बढ़ा दो, voltage कम कर दो, और voltage कम कैसे करोगे, रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। तो अगर रियोस्टैट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द वायर विल बी मिनिमम, एंड लेंथ को बढ़ाने से, ये 3 चीज करने से हम देखेंगे कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई है। इस पे क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, ये वाला पार्ट तो कुछ खास नहीं था, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अभी ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें पहला है लैडर प्रॉब्लम और दूसरा है क्यूब प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पहला लैडर प्रॉब्लम, इसमें आप देखोगे ऐसे रेजिस्टेंस लैडर के फॉर्म में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इसका नॉर्मल मेथड देखें, विच इज अ वेरी लेंथी मेथड, उसको सॉल्व करने में आपके 2-3 क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दे रही हूँ इसको सॉल्व करने का, नेट रेजिस्टेंस निकालने का। दैट इज ये सब R1 ही होंगे, ये सारे, ये सब R2 होंगे और ये सब R3 होंगे। तो आपको क्या करना है, R1 प्लस R3/2 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4R2/R1 प्लस R3, where R1 is this resistance, R2 is this resistance और R3 is this resistance। अगर R3 नहीं दिया हो तो R3 की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर देना, देन आप सॉल्व करना, तो भी आपको बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आई नो थोड़ा सा टफ है याद करने के लिए, यू हैव टू राइट दिस 10 times एंड देन आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूब प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे ऐसे क्यूब होता है जो सब में, हर एक सेक्शन में आर 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 आर, सब में र र र र र र र, सब में आर 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 रेजिस्टेंस दिया हुआ है सब में। ठीक है, अभी आपको पूछा रेजिस्टेंस अक्रॉस दी एज, या तो आपको पूछा रेजिस्टेंस अक्रॉस दी फेस डायगोनल, या आपको पूछा रेजिस्टेंस अक्रॉस द बॉडी डायगोनल। तो एज मतलब 5, 6, 6, 7, 8, 7, कोई भी एज। ठीक है, उसके बाद फेस डायगोनल मतलब जैसे 4, 6 हो गया, 5, 3 हो गया, फिर 1, 3 हो गया, कोई भी फेस के डायगोनल के अक्रॉस। एंड थर्ड इज बॉडी डायगोनल, मतलब सबसे बड़ा जो डायगोनल, जैसे 4, 7, 8, 3, 6, 1, तो ये जो है इनको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं। अब इसको याद करने का ये नॉर्मल मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला बॉक्स। ई जो है वो एच, एफ फेस डायगोनल का रेजिस्टेंस एंड बी बॉडी डायगोनल का। इसको फिक्स्ड वैल्यू याद रखेंगे। ये को कैसे, मैंने यहाँ पे आर 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 लिख दिया, डैश डैश डैश, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड इसको 12। तो आप इस तरह से याद करेंगे, 3, 4, 5, 6 नॉर्मल, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 12। तो अब ये है अक्रॉस द एज का रेजिस्टेंस, या अक्रॉस द फेस डायगोनल, एंड दिस इज अक्रॉस द बॉडी डायगोनल। समझ गए? तो ये दोनों शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखेंगे। चलिए कॉपी करिए। ये मैंने यहाँ इसलिए रखा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर ये आता है तो एज इट इज आता है, और उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ कुछ ऐसे इस तरह से कनेक्टेड है 4 रेजिस्टेंस, ये हमारी बैटरी, और यहाँ हमको पूछा है कि करंट ए से बी कितनी जा रही है, बी से ए, यानी कुछ भी नाम हो सकता है, ए बी। यहाँ पे करंट कहाँ, ए से बी जा रही है, बी से ए जा रही है, और कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इसको क्या करेंगे, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो यही हमारा वो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो 6 into 3 upon 6 plus 3, that is 18/3, 18/9, so this will give me 2 ohm, and this is also 2 ohm, और 2 और 2 4 ohm। तो फिर जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 24/4, दिस विल गिव मी 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर की करंट यहां से निकली। अब यहाँ ऊपर कितनी करंट जाएगी, तो क्या फॉर्मूला है बेटा, I1 निकाल लेते हैं, दैट इज सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो सामने वाले का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 3, टोटल रेजिस्टेंस 9 और टोटल करंट 6, तो ये हो गया 2 जा, ये हो गया 3 जा, 3 1 जा, तो ये आ गया 2, मतलब यहां से 2 एम्पियर करंट गई, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से 4 एम्पियर करंट जाएगी। उसके बाद वापस यहाँ 6 एम्पियर पहुंची, अब यहाँ कितनी जाएगी, यहां से अब 2 एम्पियर जाएगी, और यहां से 4 एम्पियर करंट जाएगी। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ 2 एम्पियर गई, यहाँ 4 एम्पियर गई, उसके बाद यहाँ 4 एम्पियर जा रही है, और यहाँ 2 एम्पियर जा रही है, मतलब करंट इस तरह से 2 एम्पियर B2A फ्लो हो गई। तो यहाँ 6 एम्पियर करंट आई, उसमें से 2 एम्पियर यहाँ गई, 4 एम्पियर यहाँ गई, उसके बाद 4 एम्पियर से यहाँ 4 जानी चाहिए ना, तो 2 एम्पियर यहाँ जाएगी, और यहाँ 2 गई, तो 2 और यहाँ से 2 4 एम्पियर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, कितना इजीली हो गया। बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो मोर ओवर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं होता कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए क्या तरीका है, इन दोनों को कंबाइन करिए, कंबाइन करने के बाद नेट रेजिस्टेंस निकालिए,
फिर नेट करंट निकालिए, फिर करंट को नॉर्मली डिवाइड करिए, यहां से कितनी करंट जा रही है, यहां से कितनी करंट जा रही है। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ओके, चलो लिख लीजिए। हम इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज हीट और एनर्जी सेक्शन। उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। हालांकि इसमें भी ऐसे 2-3 सेक्शंस होंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने हर एक छोटी चीज भी यहाँ पे रखी है ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सारे जितने भी है वो एक ही बार में क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट हमारा नहीं रह जाए। अभी सबसे पहले थर्मल एनर्जी, या इसको हम हीट भी बोल सकते हैं, एंड पावर। पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, एनर्जी गिवन बाय अ बैटरी। अब यहाँ पे एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। अब यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो होगा, सो द चार्ज फ्लोइंग इज Q एंड द पोटेंशियल डिफरेंस be V, so the energy is Q into V. What is power? Power is energy upon time, so that is QV by T. So charge upon time is nothing but current, so the power given by the battery is V into I. तो ये मैंने डबल बॉक्स किया है, so this is the important formula for a battery. तो बैटरी हमको कितना पावर देती है उसका एक ही फॉर्मूला है V into I. ठीक है, उसके बाद बैटरी पावर। अगर बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है या बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो V इंटू आई, बट V की जगह हम लिखेंगे E माइनस आई आर। और अगर हमारी बैटरी चार्ज हो रही है तो हम V की जगह लिखेंगे E प्लस आई आर। ये मैंने आपको पहले एक और करंट का हमने सेक्शन या वीडियो 1 बनाया है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के केस में पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर डिस्चार्जिंग है तो V की जगह E माइनस आई आर, और अगर चार्जिंग है तो V की जगह E प्लस आई आर। उसके बाद अगर कहीं रेजिस्टर होगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या पावर होता है, सो दिस इज अ रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इससे करंट I फ्लो हो रही है। सो द पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज V इंटू आई। I की जगह आप V बाय आर लिख सकते हो, तो ये हो गया V स्क्वायर बाय आर, या तो आप V की जगह I बाय आर लिख सकते हो, तो ये हो गया I स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर के 3 फॉर्मूलाज है, VI, V स्क्वायर बाय आर, या तो फिर I स्क्वायर बाय आर नहीं आएगा, दिस विल बी I स्क्वायर आर। ये मिस्टेक हो गया बेटा, तो ये करेक्ट करो, ठीक है, I स्क्वायर आर। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी दैट इज हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर इंटू dt। अगर आपका I और R, ये सब जनरल फॉर्मूला बेसिकली, अगर I और R आपके कांस्टेंट है तो अपने हीट का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर टी बाई आर, या तो फिर V आई टी। सिंपल है ना। पावर इज व्हाट? इट इज एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इज नथिंग, हीट एनर्जी। तो हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। यानी जो भी हम रेजिस्टेंस को पावर देते हैं वो अल्टीमेटली कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करता है? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द लास्ट कन्वर्जन ऑफ द रेजिस्टेंस इज इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। तो यही हीट कितनी डेवलप हो रही है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इट्स पावर into time. So these are the formulas of power. and into time कर देंगे तो हमको हीट आ जाएगा। और ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होगा। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। सो जहां भी जरूरत पड़ेगी आप ये कन्वर्ट कर लेना डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। के हमसे आंसर कैलोरी में पूछा है कि जूल, मोर ओवर आपको दिया होगा कैलोरी में, बट आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, या अगर हो सकता है जूल में दिया हो तो कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे, वो तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिक डिस्कशन हो गया, ये आप कॉपी करिए, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक बैटरी हमने लगाई है जिसका वोल्टेज V है, 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है एंड रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है। आपको पूछा है पावर इन रेजिस्टेंस 1 एंड पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस 2। तो पावर का फॉर्मूला एक तो आप लगा सकते हो I स्क्वायर आर, ठीक है, या तो फिर I क्या होता है? I इज वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो वो भी आप लिख सकते हो V अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, उसी तरह से पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 इज I स्क्वायर R2। बेटा सीरीज में है ना, तो दोनों के अक्रॉस करंट सेम है, लेकिन आप करंट की जगह क्या लिख सकते हो? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, बिकॉज दिस इज टोटल वोल्टेज। सो V अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, उसी तरह से पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस 3 इज I स्क्वायर R3 इंटू R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1।
दूसरे केस में यहाँ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और बैटरी V से कनेक्ट किया है। अब यहाँ वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट दोनों में अलग अलग होगा। सो पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 इज V²/R1, या तो फिर आप लिख सकते हो, अगर I1 अपन को पता है तो I1² R1, या तो I1 नहीं पता है तो I1 आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। सिमिलरली पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इज V²/R2, या तो फिर आप लिख सकते हो I2² इंटू R2। I2 इज सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो इस तरह से आप पावर इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक बल्ब दिया है, बल्ब पे यूजुअली उसका जो पावर होता है और जो वोल्टेज होता है वो लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप उसको यानी वोल्टेज जो लिखा होता है ना वो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, आप उससे ज्यादा उसको वोल्टेज पे नहीं लगा सकते। उससे ज्यादा वोल्टेज पे लगाओगे तो आप बोल सकते हो कि हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 220 वोल्ट लिया है और 100 वॉट लिया है। तो सबसे पहले आपको निकालना है रेजिस्टेंस। देखो एक चीज समझो, अगर आप 220 वोल्टेज पे इसको लगाओगे तो ये इतना पावर कंज्यूम करेगा, दैट इज 100 वॉट। अगर आपने कम वोल्टेज पे लगाया तो ऑब्वियस सी बात है जो वॉट है हमारा वो भी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो एक सबसे पहला काम क्या करना है कि बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V²/P एंड दिस R इज अ कांस्टेंट। तो अगर आप बोलोगे कि V चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है P भी चेंज होगा। ये जो दिया होता है दिस इज द रेटेड वैल्यू, मतलब कि अगर हम लोग ने इसको इतने वोल्टेज पे लगाया तो ये इतना पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर हमने वोल्टेज चेंज कर दिया तो पावर भी चेंज हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस इज द मैक्सिमम पावर। इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं होगा, इससे ज्यादा पावर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो एक होती है रेटेड वैल्यू और एक होती है हमने कितने पे अप्लाई किया है। हमने 100 वोल्ट लगाया तो ऑब्वियसली बात है पावर में चेंज आएगा। हमने 150 वोल्टेज लगाया तो भी पावर में चेंज आएगा। तो पावर और वोल्टेज फिक्स्ड नहीं होते, वो वेरी कर सकते हैं। हम जिस वोल्टेज पे लगाएंगे उस हिसाब से पावर चेंज होगा। समझ में आ रहा है? बट रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। लेकिन एक और चीज, इससे ज्यादा वोल्टेज पे लगाओगे बल्ब को तो वो जल जाएगा, ठीक, या फ्यूज हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो। बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस एट 100 वॉट, तो बल्ब की जो मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी वो कब होगी? 100 वॉट पे। तो आपको पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग समझ में आया जो बल्ब के ऊपर लिखा होता है, और हम जो अप्लाई करते हैं वो अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज लाइट बिल। आप सबने देखे होंगे हमारे घर में लाइट के बिल आते हैं, जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं उसके बिल हम भरते हैं। अब वो एनर्जी के बिल, यानी हमारे घर पे हम देखते हैं 2000 आ रहा है, बाजू वाले के घर में 3000 आ रहा है, मतलब उसने हमसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की होगी, राइट? अब वो कौन से बेसिस पे, यूनिट भी देखे होंगे आप लोगों ने लिखे, यूनिट गिरते हैं 200 यूनिट, 250 यूनिट, जितने भी आपके यूनिट है, और फिर हर एक यूनिट का कुछ प्राइस होता है कि इतना प्राइस है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए। जैसे आपने 200 यूनिट कंज्यूम किए और एक यूनिट का 6 रुपीज प्राइस है, तो आपके घर में 1200 बिल आएगा। इस तरह से वो होता है। तो पहले समझते हैं 1 यूनिट क्या होता है। 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। मतलब अगर आप 1000 वॉट 1 घंटे तक यूज करते हो तो उसको 1 यूनिट बोला जाता है। पहले 1000 वॉट बोला, दैट इज 1 किलो हो गया बेटा, किलो वॉट भी बोल सकते हैं। आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतनी एनर्जी आप कंज्यूम करते हो तब हम उसको 1 यूनिट बोलते हैं। अब टोटल यूनिट कंज्यूम, अब आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की है, सो दैट इज इन किलोवाट। टोटल पावर जो भी आपने कंज्यूम किया है उसको किलोवाट में रखना है, इनटू उसको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपने 4 घंटे यूज की, 5 घंटे यूज की, 6 घंटे यूज की। समझ में आ रहा है? टोटल पावर किलोवाट में रखना है और उसके बाद नंबर ऑफ आवर से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको पता चलेगा कि हमने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। तो पहले वो चेक करेंगे कि जैसे 1000 यूनिट आपने 1000 वॉट ये आपने 5 घंटे तक कंज्यूम किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 5 यूनिट्स। अगर आपने 6 घंटे तक यूज किया तो 6 यूनिट। इस तरह से यूनिट निकाले जाते हैं। उसके बाद बिल कैसे आता है? जितने आपने यूनिट कंज्यूम किए इनटू कॉस्ट पर यूनिट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने 200 यूनिट कंज्यूम किए हैं, ठीक है। एक यूनिट कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो आपने 200 यूनिट कंज्यूम किया, हर एक यूनिट का 6 रुपए प्राइस है सपोज, तो 1200 रुपए का बिल आपके घर में आएगा। तो इस हिसाब से आपको बिल दिया जाता है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आई है।
पहले 1 यूनिट क्या होता है, आपका बिल में कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए वो कैसे निकालते हैं, और फिर आपका जो प्राइस है क्या कितने रुपए का बिल आएगा वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पूरा सेक्शन समझ में आ गया। चलिए इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज बल्ब इन सीरीज एंड बल्ब इन पैरेलल। यहाँ बच्चों को एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना क्या हम बता रहे हैं। सो ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है कि कितना पावर डिसिपेट हुआ है। जैसे आप देख सकते हो दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं। सो ब्राइटनेस, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, जिसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन है वो मैक्सिमम होगा। मैं पावर रेटिंग की बात नहीं कर रही। अब सीरीज में है तो बेटा दोनों के थ्रू जो करंट है वो सेम होगी। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हम I²R इसके लिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दोनों के अक्रॉस करंट सेम है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर डिसिपेशन ज्यादा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V² रेटिंग बाय पावर रेटिंग। ये मैंने आपको जस्ट पहले बताया। रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जो वोल्टेज रेटिंग दी हुई है जो बल्ब के ऊपर लिखी होती है और जो पावर दिया होता है उन दोनों को सॉल्व करके आपको रेटिंग मिल जाएगी। सॉरी, उन दोनों को डिवाइड करके आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो V² रेटिंग अपॉन पावर रेटिंग इज आवर रेजिस्टेंस। ठीक है, सो पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² रेटिंग अपॉन पावर रेटिंग। तो जो पावर यानी जो ब्राइटनेस है वो पावर डिसिपेशन पे डिपेंड करती है, फिर जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड रेजिस्टेंस अल्टीमेटली डिपेंड ऑन V² रेटिंग, दैट इज वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। काफी बुक में आप देखोगे कि वो लोग ऐसा बोलेंगे पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटिंग। वो सच नहीं है। अगर ये कांस्टेंट है तो ही ये ट्रू है, इसलिए मैंने लिखा है V रेटिंग इज सेम देन ओनली पावर डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटिंग, अदरवाइज ऐसा सच नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। दूसरी चीज आप ऐसा बोल सकते हो जिसका V² रेटिंग अपॉन पावर रेटिंग ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। अगर दोनों बल्ब का जो रेटिंग वोल्टेज है वो सेम है तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेटिंग पावर है, जिसका रेटिंग पावर ज्यादा होगा उसका पावर डिसिपेशन कम होगा, तो उसकी ब्राइटनेस भी कम होगी। इसलिए हमने लिखा है बल्ब विद लीस्ट पावर रेटिंग विल ग्लो ब्राइटर, मतलब जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होगी। जैसे एक बल्ब है 20 वॉट का, एक बल्ब है 50 वॉट का, तो जो 20 वॉट वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में हम लोगों को लगता है नहीं भाई ये गलत है, नहीं, बट ये सच है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि दोनों की वोल्टेज अगर सेम है तो रेटिंग वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट इज बल्ब इन पैरेलल। यहाँ हमने दो बल्ब को पैरेलल में लगाया है, तो यहाँ हम पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो पावर डिसिपेशन का हम फॉर्मूला यूज करें V² बाय R। सो ब्राइटनेस इज ऑलमोस्ट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेशन। कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट चलेगा, जिसकी पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, एंड पावर डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन कम। या तो रेजिस्टेंस निकालने का एक और फॉर्मूला वही अपना V² रेटिंग अपॉन पावर रेटिंग। सो पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग अपॉन V² रेटिंग। ये आइडियल फॉर्मूला है। अगर V रेटिंग सेम हो गई तो हम बोलेंगे पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेटिंग। मतलब जिस बल्ब के ऊपर लिखा है कि उसका पावर ज्यादा है, जैसे 20 वॉट और 40 वॉट, तो इन दोनों बल्ब को अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो 40 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, बल्कि यहाँ उल्टा हो रहा था, जिसका पावर रेटिंग कम होगा वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और ये भूलने के चांसेस बहुत होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये वाला सेक्शन आप एक अलग बुक में लिख के रखेंगे, क्योंकि एक अलग नोटबुक बना लीजिए जिसमें जो ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट होते हैं वो नोट कर लिया करिए, या जो भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये उनमें से एक सेक्शन है, ये भूलने का चांसेस ज्यादा होता है इस पार्ट को, तो इसमें ये चीज जरा हाईलाइट करके रखना। जो बुक में मैंने आपको बताया वो सच नहीं होता है हमेशा। Yes, power dissipation in this case is inversely proportional to power rating, but only when V rating is same.
And in this case, power dissipation is directly proportional to power rating only when V rating is same. अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक बल्ब 220 का वोल्ट 220 वोल्ट दिया है एक बल्ब पे 200 वोल्ट दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर दोनों के वोल्टेज रेटिंग सेम है तो ही ये वाला फॉर्मूला। मैं ज्यादा प्रेशराइज इसके लिए कर रही हूँ बिकॉज यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, बट अभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे बिकॉज मैंने आपको वार्न कर दिया है, ठीक है। चलो कॉपी करिए। मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये आपको ऑलरेडी मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, बट मैंने फिर ये सोचा कि एक और बार मैं आपको बता देती हूँ अगर एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो। जैसे आप देख सकते हो ये एक बैटरी है E जिसका EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो आप सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है I2R या तो फिर V2/R। अगर मैं यहाँ I2R लगाऊं तो I का फॉर्मूला हो जाएगा E/R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। That is the power across this external circuit, right? So अगर external resistance internal resistance के बराबर है, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हुए, तब जो पावर कंजम्पशन होगा that will be the maximum, means this will give maximum power at E2 और उसकी वैल्यू जाएगी E2/4R या E2/4 स्मॉल r, बिकॉज कैपिटल R और स्मॉल r बिल्कुल बराबर है। यहाँ मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन रेजिस्टेंस और ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन P, दैट इज द पावर। मतलब अपन इसको चेंज करते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 चेंज करते जा रहे हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे अपन R को बढ़ाते जा रहे हैं, पावर बढ़ते जा रहा है, इट बिकम मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर अपन रेजिस्टेंस और बढ़ाते जा रहे हैं तो पावर अपन देखते हैं वापस से कम होते जाता है। सो द पावर इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? ओके, सो हियर वी हैव डन विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 भी हमने खत्म कर लिया और करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 भी खत्म कर लिया। मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये चैप्टर, लगभग 4 घंटे का चैप्टर हो गया है, बट काफी सारी चीजें इसमें बतानी थी। अगर फिर मैं कुछ नहीं बताती तो कुछ पार्ट छूट जाता और उसी से क्वेश्चन आ जाता। तो इसकी वजह से मैंने सारी चीजें जो भी पॉसिबल हो सकती हैं सारी आपके लिए कवर कराई है। बस अब आपका काम बाकी है, आपको इसको नोट्स में लिख लेना है। अगर इन केस, हालांकि होना ही चाहिए नोट्स लिखने का टाइम, अगर नहीं है तो आप मेरा जो एप्लीकेशन है एफर्टलेस फिजिक्स प्ले स्टोर पे से उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। बट आप एक चीज तो एटलीस्ट करेंगे कि इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बार बार याद आते रहे और फॉर्मूलाज आपके याद हो जाए। ठीक है, अब जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।